Assalamu alaikum बच्चों. I'm back with the third chapter. I'm gonna wind it up in this फाइनल लेक्चर. ये आपका एक फ़ाइनल लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर. इस चैप्टर के अख्ताम के ऊपर 8 से 10 लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर को वाइंड अप किया. इट इज़ गुड स्पीड. कोशिश करेंगे कि बाकी लेक्चर्स भी इसी पेस के साथ रखें. उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें. अगर समझ में नहीं आ रही, यू कैन फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी कॉन्सेप्ट, एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चन. कोई चीज़ भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछें. आई ऑलवेज अप्रिशिएट क्वेश्चंस. आई ऑलवेज अप्रिशिएट क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस को हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है. और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट नील डिग्रीस टाइसन कॉस्मोलॉजिस्ट हैं. ही सेज के साइंटिस्ट्स आर हिडन इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग. दैट साइंटिस्ट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी. एंड हर इंसान के अंदर एक साइंसदान छुपा और उस साइंसदान का नाम क्यूरियोसिटी है. वो आपका तजस्सुस है जो आपको सवाल पूछने पे मजबूर करता है, सवाल पूछने पे उकसाता. सो लेट डज नॉट डाई द साइंटिस्ट इनसाइड यू, लेट डज नॉट डाई द क्यूरियोसिटी इनसाइड यू. उस तजस्सुस को कभी ना मरने दें. हमेशा सवाल को पूछा करें. सवाल पूछने चाहिए. सवाल पूछना इल्म हासिल करने का एक समझ लें एक तरीका, एक ज़रिया. ये तकरीर इसलिए की है कि इफ़ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क. सो हाँ, बात हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे. प्रोजेक्टाइल मोशन के तमाम वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए थे, तमाम पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए थे. पैरामीटर से मुराद ये है, वी हैव डिस्कस्ड अप टिल येट वी हैव डिस्कस्ड रेंज, टाइम, हाइट. ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं. मैंने उनको रेंज, टाइम और हाइट डिस्कस करने से पहले बताया था कि हम बात कर रहे हैं मिज़ाइल की. एक ऐसा मिज़ाइल जिसे आपने एक दफ़ा लॉन्च करके झटका दे के, थ्रस्ट दे के छोड़ दिया, वो अपने इनर्शिया की वजह से. एक पैराबोलिक पाथ. अभी जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ सिर्फ सुनते जाएं, हर लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन मैंने भी देनी है. एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए अपनी मंजिल तक जाके गिरेगा. तो अब उसी मिज़ाइल के ऊपर बात करनी है. मिज़ाइल यू नो इट वेरी वेल. मिज़ाइल क्या होता है और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है. मिज़ाइल बर्बादी, तबाही के लिए इस्तेमाल होता है. There are two types of missiles, unpowered and unguided missiles. Powered and guided missiles. दूसरे वाला जो है powered and guided missiles, ये कौन से हैं? You have seen in movies. For example, एक बड़ी मशहूर मूवी है जो आप सबने यकीनन देखी होगी. यानी जिसने कभी इंग्लिश मूवी नहीं देखी उसने भी वो मूवी ज़रूर देखी होगी. कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में भी शायद, जिसमें वो आखिर में मिज़ाइल वाला सीन आता है. वो टोरंटो गंजा जो है वो आखिर एक सीन गाड़ी में होता है, पीछे उसके मिज़ाइल पड़ जाता है. और वो मिज़ाइल इस तरह का होता है कि जहाँ जहाँ वो टर्न कर रहा है उसके पीछे पीछे वो मिज़ाइल टर्न कर रहा है. यानी कि ऐसा मिज़ाइल जिसमें टारगेट लॉक हो जाता है. अब टारगेट अपनी अगर पोजीशन चेंज करेगा तो मिज़ाइल अपनी पोजीशन साथ चेंज कर लेगा. दैट मिज़ाइल इज़ कॉल्ड एज पावर्ड एंड गाइडेड मिज़ाइल. ये वो मिज़ाइल होता है कि जो कंट्रोल किया जा रहा होता है कंप्यूटर के साथ, जिसे कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है, जिसे हीट सेंसर कंट्रोल कर रहा है. यानी कि दैट मिज़ाइल इज़ गाइडेड. वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है. वो अब टारगेट के साथ साथ अपनी पोजीशन को बदल सकता है. एंड दैट इज़ पावर्ड. वो ऐसा नहीं है कि वो अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है. दैट मिज़ाइल इज़ ऑलवेज पावर्ड लाइक अ जेट. एक एरोप्लेन को जिस तरह पावर किया जाता है वो सारे सफ़र में पावर्ड होता है. वो सारे सफ़र में ईंधन खर्च कर रहा होता है और सारे सफ़र में उसका जो फ्यूल है वो बर्न कर रहा होता है, उसे पावर कर रहा होता है. इसी तरह वो मिज़ाइल भी एक जेट की तरह, एक प्लेन की तरह पावर्ड होता है. दैट मिज़ाइल इज़ पावर्ड एंड गाइडेड. द अदर मिज़ाइल्स आर अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिज़ाइल्स. ये अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिज़ाइल्स कौन से हैं? जिन्हें सिर्फ लॉन्च के टाइम पर थ्रस्ट दिया जाता है. उस थ्रस्ट की बिना पर अपने इनर्शिया से वो खुद ही ट्रेवल करते हुए, खुद ही एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जाके अपने टारगेट पे गिरते हैं. अब मैं पैराबोलिक पाथ बोल रहा हूँ. पैराबोलिक पाथ कौन सा पाथ है? फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर मिज़ाइल. मैं मिज़ाइल ना ही ड्रॉ करूँ, उतना गंदा मिज़ाइल. दिस इज़ द पाथ. ये वो पाथ फॉलो करता है, वो अपने टारगेट पर जाके गिरेगा. तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, दिस पाथ इज़ कॉल्ड एज पैराबोला. पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है. आइडियली हम कहते हैं कि पैराबोलिक पाथ है. आइडियली क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अभी तक जितनी बातें की हैं वो एयर फ्रिक्शन को एक्सक्लूड करके की. हमने एयर फ्रिक्शन के इफ़ेक्ट को इन्वॉल्व नहीं किया. और हमने ये माना है कि जितने पाथ पे उस प्रोजेक्टाइल ने मूव करना है वो पाथ कौन सा है? वो पाथ है अर्थ का, जो कि फ्लैट कंसिडर की जा रही है इतने हिस्से में. यानी कि इतने हिस्से के लिए लेट मी ड्रॉ इट विद द सॉलिड लाइन. ये जो काले रंग से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर है, इट शोज़ के अर्थ
ज़मीन का इतना हिस्सा ज़मीनी सीधा फ्लैट है। ऑल्दो यू नो दैट अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, अर्थ इज़ स्फेरिकल और एलिप्टिकल, अंडे की या गोल शक्ल, अंडे के आकार की या गोल शक्ल की ज़मीन है, तो उस केस में ये पाथ जो है ना वो पैराबोलिक नहीं रहता, अपना पाथ बदल जाता है, थोड़ा सा इसकी शेप चेंज हो जाती है। It does not become parabolic because Earth is not flat, Earth is spherical and somehow elliptical। ये बात। दूसरी बात ये बड़ी अहम है करने वाली कि जब आप अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स की बात करते हैं, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर ऑल्सो नॉन एज, इनके एक और नाम भी मैं वो भी लिख देता हूँ जिस नाम से किताब में टॉपिक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स या बैलिस्टिक लफ्ज़ का मतलब होता है, एक बड़ा मज़े का लफ्ज़ पूछा जाता है, मैं उसका मतलब भी आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ये बस मेरे जहन में एक बात आ गई तो मैंने कहा पहले ये शेयर कर दूँ फिर दूसरी बात शेयर करता हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, ये सवाल सुन लीजिएगा ज़रा। A projectile path followed, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है और एमसीक्यूज भी है, फॉलोड बाय बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जिस पाथ को, जिस ट्रेजेक्ट्री को, ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता, फॉलो करता हुआ जाता है, दैट पाथ इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, मैं बताने ये लगा था कि हमने अभी तक बातें जितनी की हैं वो सारी आइडियल की हैं, यानी हमने एयर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया और हमने ये मान लिया है कि अर्थ इतने हिस्से के लिए फ्लैट है, इतने हिस्से के लिए सीधी है। अगर एरोडायनामिक फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस आ जाएं तो फिर क्या होगा? अब ये बड़ा मशहूर सवाल है कि व्हाट is the effect of air friction on ballistic trajectory, effect of air friction on ballistic trajectory। बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी पे एयर फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा? सोचिए कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिंपल आपने एक मिसाइल को लॉन्च किया बगैर किसी इंटरफेरेंस के, बगैर किसी रुकावट के, वो मिसाइल अपना सफ़र तय करते हुए मंजिल पर जाके गिरेगा। लेकिन साथ ही अब आप ये कह रहे हैं कि आपने उस मिसाइल को लॉन्च किया ऐसी फ़िज़ा में जहाँ पे हवा उस पर कॉन्स्टेंटली एक फ़ोर्स लगा रही, दैट इज़ दैट ब्यूटीफुल मिसाइल जो कि अपने सफ़र की तरफ रवां दवा है। मिसाइल्स आर नेवर ब्यूटीफुल। अब उस पर हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन की एक फोर्स है, हवा की एक फोर्स है। नाउ दिस फ्रिक्शन, हाउ दिस फ्रिक्शन विल अफेक्ट दिस मिसाइल, इस मिसाइल पे कैसे असरअंदाज होगी? अल्टीमेटली क्या होगा? फर्स्ट, पहली चीज, द फर्स्ट इफेक्ट विल बी, इसकी रेंज वो नहीं रहेगी जो आपने कैलकुलेट की है, क्योंकि आपने जो कैलकुलेट रेंज की है वो किस केस में की है? उस केस में की है जब कोई फ्रिक्शन नहीं, विद नो फ्रिक्शन। बट जब फ्रिक्शन आ गई तो वो रेंज नहीं रहेगी, रेंज विल रिड्यूस्ड। तो पहला इशू क्या हो सकता है कि रेंज शॉर्टन हो सकती है, जो हाइट आपने सेट की है फ्रिक्शन की वजह से वो हाइट भी अचीव नहीं होगी, उस हाइट तक नहीं जा पाएगा। जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने सोचा हुआ है कि इतनी देर हवा में रहेगा, उससे कम देर हवा में रहेगा, क्योंकि उतना फासला तय नहीं कर पाएगा, उतनी बुलंदी तक जा नहीं पाएगा। इसी तरह वो अपने टारगेट को मिस कर देगा। हो सकता है हवा किसी दूसरे एंगल, किसी दूसरे डायरेक्शन की हो जो उस बैलिस्टिक मिसाइल को अपने असल टारगेट से हटा दे, अपने असल टारगेट से किसी और तरफ डायरेक्ट कर दे। सो इन रियल वर्ल्ड, इन एक्चुअली जब आप बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप इन तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। हमारे डिफेंस सेक्टर में जितने भी बैठे साइंटिस्ट हैं, व्हेनेवर द डिज़ाइन अ मिसाइल, वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और व्हेनेवर दे लॉन्च, इवन दे लॉन्च अ मिसाइल, जब मिसाइल को लॉन्च भी किया जाता है तो इन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल किया जाता है कि कहाँ पे लॉन्च करना है, उस वक्त वहाँ पे एयर कितनी है और उस वहाँ पे एयर की डायरेक्शन क्या है, एयर का प्रेशर कितना है,
इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर पैरामीटर सेट किए जाते हैं। अच्छा जी, ये बात भी होगी, ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का ये एक आंसर भी हो गया। ये सारी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशंस के ऊपर बात होगी। नाउ देयर इज़ नथिंग लेफ्ट विच इज़ अनडिस्कस्ड, एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ डिस्कस्ड अप टिल हियर। तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, एवरी सिंगल पॉइंट, एवरी सिंगल टॉपिक हैज़ बीन डिस्कस्ड। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसे कैसे करना है। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। लेट मी कैच माई बुक, निकाल लीजिए इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पिछला चैप्टर भी हमने किया। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपके जहन में होनी चाहिए। व्हाट वी विल डू, आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन एंड देन आई विल डिस्कस दैट आंसर। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, अगर मौजूद नहीं है देन बाय द नोट्स, यूनिक के नोट्स आई विल ऑलवेज प्रेफर दैम। यूनिक के नोट्स इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं प्रेफर कर रहा कि यूनिक के प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि उसमें हर चीज़ क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड से मुराद क्या है कि अगर आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस निकालने हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सेपरेट सेक्शन है। MCQs आपको वो वाफर मकदार में हर चैप्टर के अलग मिल जाएंगे। फिर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हर चैप्टर के अलग मिल जाएंगे सेपरेट। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस वो सेपरेट हैं, अलग हैं। यानी कि हर चीज़ बाकी नोट्स की तरह मिक्स नहीं हुई हुई, जम्बल्ड अप नहीं हुई हुई। यानी जो चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हैं वो चीज़ निकालें, उसका सेक्शन निकालें, सिर्फ वो चीज़ पढ़ें, आपके सामने कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं आएगी। अगर आप एक्सरसाइज पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज ही खुलेगी। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल पढ़ना चाह रहे हैं तो एडिशनल खुलेंगे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही खुलेंगे। अगर आप MCQs पढ़ना चाह रहे हैं तो सिर्फ MCQs ही खुलेंगे। हर चीज़ मिक्सड अप नहीं। दैट्स वाई आई प्रेफर यूनिक नोट्स। तो अपने ख़रीद लें। अच्छा जी, पहला सवाल ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव SI units of velocity and acceleration. I'm not going to write anything for this question. I'm not going to write the definition, formula, तमाम चीज़ें आप जानते हैं। पहला सवाल मैंने पढ़ा कि what is the difference between uniform and variable velocity? वेरिएबल और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? इसी चैप्टर का तीसरा या चौथा टॉपिक है जहाँ मैंने वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़ाई थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि वेलोसिटी की वैल्यू तब्दील ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। मिसाल के तौर पे जब आप मोटरवे पे चढ़ गए इस्लामाबाद जाने के लिए, अब आपकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ लेट्स से 120 किलोमीटर पर आवर। अभी भी 120 है, अगले 10 मिनट बाद भी 120 होगी, अगले आधे घंटे बाद भी 120 होगी। तो सारे सफ़र में आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट्स मीन यू आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है तो तब्दीली तो आने वाली तब्दीली की वजह से वो वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। और याद रखिएगा जिस वेलोसिटी में तब्दीली आती है उसी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। बताया हुआ एक्सेलरेशन क्या चीज़ है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में आने वाली तब्दीली का नाम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या हैं जी? बचपन की बातें लिखूंगा नहीं, सिंपल सी बात पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीजिए आपका पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल के ऊपर बात करते हैं। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लें आपका बॉल है जो ऐसे आपने हवा में ऊपर की तरफ फेंका। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी relative to the velocity while the object is in air। बहुत मुश्किल सवाल हो। हालांकि ये सवाल भी असूली तौर पे मुझे आपको डिस्कस नहीं करवाना चाहिए, लेकिन जाए अयाशी करें, ये वाला सवाल करवा देता हूँ। बिकॉज दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सवाल आप अपनी 9वीं से भी शायद पहले की जमातों से पढ़ते आ रहे हैं। ये ज़मीन पे पड़ा है गेंद ऊपर फेंका, वो गेंद ये रास्ता फॉलो करता हुआ वापस ज़मीन पे आ गया। अब लें जी, जब ये बॉल ऊपर जा रहा है एट द टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन, इसकी वेलोसिटी किस तरफ है जी? ऊपर की तरफ है। मगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड बिकॉज इट इज नेगेटिव g। सो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल, ऑपोजिट है। उम्मीद है कि ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। और नीचे आते हुए वेलोसिटी की तरफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाती है नीचे की तरफ। तो नीचे आते हुए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे बोथ आर पॉजिटिव, दे बोथ आर पैरेलल।
तीसरा सवाल, अब ये जो बात मैंने, अब आप, अच्छा ये मेरे बड़े शहजादे बच्चे हैं, नोट्स आपके पास मौजूद हैं, अगर आपने नोट्स अभी नहीं लिए तो ऐसा नहीं करना आपने टेस्ट में कि बस ये डायग्राम ड्रॉ किया और एग्जामिनर के सर पर छोड़ दिया कि वो आप ही समझेगा और आप ही समझ के आपको नंबर दे देगा। ऐसे नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ की है। खाली डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी, साथ लिखना भी है कि अपवर्ड मोशन में बोथ आर एंटी पैरेलल, डाउनवर्ड मोशन में बोथ आर पैरेलल। दोनों बातें हमने लिखनी है, लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब ये मेरी बात करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप डायग्राम को समझाने के लिए बनाई है, बस ठीक है डायग्राम ड्रॉ करनी। जहाँ पे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम में घुसा दें, बस डायग्राम तुन दें कहीं पे, अगर तो नहीं जाती है। डायग्राम्स आर गुड, दे पुट अ गुड इम्प्रेशन। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसी चलिए मैं सवाल पहले समझा दूँ। कहते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को, अपनी सेमत को बदल ले, रिवर्स कर ले, उल्टा दे, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है जी। हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे देखिएगा, एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन रिमेन जी, वो जी के इक्वल होती है, मगर एन इस लम्हे से पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ होती है और एन इस लम्हे के बाद वेलोसिटी अपने आप को रिवर्स करके नीचे की तरफ आ जाती है। So yes, in upward linear motion के अंदर velocity reverse its direction at highest point while acceleration remains constant. Acceleration की value 9.8 या 10 ही रहती है मगर velocity अपनी acceleration को reverse कर लेता है। ये आगे चलते हैं। Can the velocity of an object reverse its direction? ये तो तीसरा तो हो गया, चौथा करना है। Specify the correct statement. करेक्ट स्टेटमेंट का पता दीजिए, बताइए। पहली स्टेटमेंट ए है, एन ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड इज चेंजिंग, यार ये बात बड़ी अहम है, ये समझ लो। पता है स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? पता है किसी को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ एक फ़र्क है, वो डायरेक्शन है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मान लीजिए, बड़ी अहम बात करने लगूँ, सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड का फ़र्क बताने लगूँ। मान लीजिए दिल चीज़ है कि आप जान लीजिए, ये मान लीजिए ज़रा, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक पंखा, एक बॉडी, कोई भी एक चीज़ जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, जिसको आप घुमाना चाहते हैं, उसी की बात कर लीजिए। नाउ एट एवरी इंस्टेंट इट्स स्पीड इज सेम, कांस्टेंट स्पीड के साथ। स्पीड कभी कभी पंखा तेज कभी स्लो नहीं हो रहा, एक ही स्पीड से घूम रहा, इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। मगर मज़े की बात यह है कि हर पॉइंट पे इसकी स्पीड की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। जब बॉल इधर था तो स्पीड की डायरेक्शन टेंजेंट पे था, टेंजेंट पे थी। लेट्स से जनाब बॉल इधर आ गया, नाउ व्हाट इज इट्स स्पीड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड? इट्स स्पीड इज समवेयर हियर, इसकी स्पीड की डायरेक्शन ये होगी। सिमिलरली हर पॉइंट पे इसकी स्पीड की डायरेक्शन यू कैन सी बदलती जा रही है, मगर स्पीड है तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, क्योंकि भाई स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड के ताल्लुक ही कोई नहीं डायरेक्शन के साथ। डायरेक्शन जब इन्वॉल्व हो जाएगी तो बात बन जाएगी वेलोसिटी की। अब आप कह सकते हैं कि इस बॉल की स्पीड तो यूनिफॉर्म है मगर वेलोसिटी वेरिएबल है। वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? क्योंकि हो सकता है वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो मगर हर पॉइंट पे क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, लिहाजा वेलोसिटी की वैल्यू वेरिएबल, हम कहते हैं वेलोसिटी वेरिएबल। सो पहली बात गलत हो गई, वो कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मगर कांस्टेंट वेलोसिटी मगर वेरिएबल स्पीड, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल ज़रूर है जो मैंने आपको बताया कि भाई कांस्टेंट स्पीड हो मगर वेलोसिटी वेरिएबल हो, ये पॉसिबल है। अगला देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। यस, द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो मैंने अभी आपको बताया। दोबारा पढ़ दो स्टेटमेंट ताकि आपके कानों के अंदर घुस जाए, ज़रा आराम से, कोई चीज़ नहीं घुसनी, घुसानी पड़ती है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैव कांस्टेंट स्पीड
इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसके वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड है तो वेलोसिटी बदल रही है मगर स्पीड कांस्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट बी पॉइंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी भी दो पढ़ देते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी इवन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है अगर एक्सेलरेशन जीरो ना हो। क्या ख्याल है? सी पॉइंट दुरुस्त है। जरा सी पॉइंट सोचिए, क्या दिमाग लगाना है? हमारी कौम के कलमिया ये है कि हम हर सवाल का जवाब बगैर सोचे देते हैं। सोचें कि वेलोसिटी ज़ीरो है मगर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है। सोचें, दिमाग लगाएं। बारहा दफ़ा पढ़ा, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, इवन डायग्राम में भी बना हुआ। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है जबकि एक्सेलरेशन जी के इक्वल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती। तो आपके सामने केस आ गया, यानी सी ऑप्शन भी दुरुस्त है। फिर जो डी ऑप्शन है, दैट ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्या वेलोसिटी रिवर्स होती है? आहिस्ता बोलता हूँ, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे और वेलोसिटी रिवर्स हो जाए, तब्दील हो जाए, ऑपोजिट हो जाए? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यही केस ये डायग्राम आपके सामने बना दी है, यूनिवर्सल डायग्राम बन गई है। इसी सारे सवाल इसी पे हो जा रहे हैं। देखो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट जी, वेलोसिटी पहले ऊपर थी, हाईएस्ट पॉइंट के बाद नीचे आ गई। सो अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी इज रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। कब होगा? व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। इन अपवर्ड मोशन, जब आपके लिखेंगे इन अपवर्ड मोशन, यस इट इज पॉसिबल इन अपवर्ड मोशन, बिकॉज इन अपवर्ड मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी रिवर्स इट्स डायरेक्शन। वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। बातें समझ में आ रही है ना? थोड़ा सा स्पीड से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास नोट्स भी मौजूद हैं और आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। एक वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम क्रिएट कर लें आप लोगों को देने के लिए उतना बेहतर है। फोर्थ क्वेश्चन की आखिरी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट है जी, ये भी कर दी, हाँ जी, डी भी हो गई, डी मैंने आपको बता दी। जरा पाँचवा पॉइंट करते हैं। पाँचवा सवाल बड़ा मज़े का, इसको मैं एंड पे करवाऊंगा। इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मैं ज़रा एंड पे करवाता हूँ। बड़ा मज़े का सवाल है, इसको ज़रा मार कर लें। बड़ा मतलब स्टेटमेंट तो लेंथी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ज़रा छठे सवाल पे एक्सप्लेन, मुझे याद करवाइएगा कि मैंने आपको पाँचवा सवाल छुड़वा दिया, मैं एंड पे करवाऊँगा। छठा सवाल जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार आर, यानी गाड़ी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब पैरेलल होगी। बचपन में छोटे होते मैंने आपको बताया था वेलोसिटी कब पैरेलल होती है और कब एंटी पैरेलल होती है। बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, व्हेन इट विल बी पैरेलल, व्हेन इट विल बी एंटी पैरेलल। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी नहीं है, मैंने क्यों नहीं बताया, इसको भी बता देते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक बॉल है, व्हेन बॉल इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर ये बॉल आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए विद द पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव यानी आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी विल से इसकी एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है। तो मान लीजिए कि ये बॉल नहीं, गाड़ी है। अगर गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है हर गुजरते हुए सेकंड के साथ, तो आप कहेंगे कि जी गाड़ी की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। सो एट इंक्रीजिंग वेलोसिटी। दूसरा, एंटी पैरेलल कब होंगे? एंटी पैरेलल से मुराद ये है कि अचानक जब ब्रेक्स लगानी पड़ जाए, लेट्स से यू आर नाउ अप्लाइंग ब्रेक्स, अब आप ब्रेक्स लगा रहे हैं, हाँ ब्रेक्स नहीं हुए, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं। सो एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स, भाई वेलोसिटी तो आपकी आ गई है मगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है, उल्टी तरफ हो जाती है, एंटी पैरेलल हो जाएगी। परपेंडिकुलर टू वन अनदर, परपेंडिकुलर कब होंगी? अब आप 14 अगस्त पे अपनी गाड़ी को घुमा रहे हैं ऐसे करके, और आपकी वीडियो जनाब फेसबुक इंस्टाग्राम पे वायरल होगी, आप ये सोच रहे हैं, हालांकि लानते ही पड़ती हैं।
ऐसी हरकतें करने वाले बंदे को। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ये घुमा रहे हैं आप ऐसे करके। सो एट दिस इंस्टेंट द वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी टेंजेंट पे होती है, और एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होती है। जब भी कोई बॉडी घूम रही हो टूवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन होती है। तो इस केस में याद रखिएगा टेंजेंट रेडियस, ये रेडियस के अलोंग है ना एक्सेलरेशन, टेंजेंट रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो यू विल से व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। ये बात भी हो गई। v is 0 but a is not 0। v वेलोसिटी 0 है मगर एक्सेलरेशन 0 नहीं। कब होगा? अभी बताया था, ऊपर हाईएस्ट पाथ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। ये ज़मीन है, ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे, बॉल ये सफ़र तय कर रहा है। ये सफ़र बॉल ने तय किया जनाब। एट इट्स हाईएस्ट पाथ, ऐसे कर लो, एट इट्स हाईएस्ट पाथ वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g। एक्सेलरेशन जो है वो g की इक्वल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल है। अच्छा जी, उसके बाद है a 0 बट v इज नॉट 0। एक्सेलरेशन 0 हो मगर वेलोसिटी 0 ना हो, तो ये कब होता है? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बिकम 0। सो ये केस भी ठीक हो गया हमारा, ये केस भी समझ में आ गया। सो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, 5 मिनट है मेरे पास अभी। 7वां सवाल है जी, द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस। इस सवाल को भी जरा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दैट स्टेटमेंट ट्रू? डिस्कस। सवाल समझिए पहले। कहता है कि मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो ये एक ऐसा केस है कि जिसमें एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। क्या ये बात दुरुस्त है? जरा सोचिए। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट बोले तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी में चेंज 0 है। जब वेलोसिटी में चेंज 0 है मींस एक्सेलरेशन 0 है। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक्सेलरेशन क्या रहेगी? 0। 0 बोले तो कांस्टेंट। सो याद रखिएगा, एज लॉन्ग एज वेलोसिटी रिमेन्स 0 acceleration remains as long as velocity remains constant, acceleration remains 0 और 0 is a constant। yes true। तो ये केस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। क्या है जी? बिल्कुल। the motion with a constant velocity is a special case with a constant acceleration because acceleration will be 0 and 0 is a constant। as long as acceleration is 0, acceleration is constant। फिर 8वां सवाल जो है इसका, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू द गिवन फोर्स फॉर अ गिवन टाइम एंड स्टेट द लॉज ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। कहते कि जी मोमेंटम, और ये असल में इतनी लंबी स्टेटमेंट, आपको एक सवाल लिखवाया था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। एक ये सवाल लिखवाया था। फिर एक और सवाल लिखवाया था, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड द फोर्स, मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है। और तीसरी उसी सवाल की स्टेटमेंट ये है कि भाई मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है, यानी कि मोमेंटम को फोर्स की टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करें तो A इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। छोटे होते पढ़ा आपने, बड़े हो गए फिर भी इस रिलेशन ने आपकी जान नहीं छोड़ी और ना आगे भी छोड़ेगा। वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। लेट्स मल्टीप्लाई मैथ्स ऑन बोथ साइड्स। एम ए इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अच्छा यार, ये मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया। अब तुम मेरे बच्चे शरारते, मुझे तो कोई भी स्टेप डायरेक्ट करते हुए सिर्फ डर ही लगता है और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ये स्टेप समझ में आया होगा मैंने डायरेक्ट क्या किया। ये m को जब अंदर मल्टीप्लाई किया ना तो m दोनों v के साथ मल्टीप्लाई होगा।
एम ए बिकम्स फोर्स, एम वी एफ इज फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई ओवर टी. फाइनल मोमेंटम माइनस रिलेशन मोमेंटम इज डेल्टा पी बाई टी. डेल्टा पी बाई टी इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ठीक है ना. तो यस, मोमेंटम कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ फोर्स. मोमेंटम को फोर्स की टर्म्स में लिखा जा सकता है, आपके सामने मैंने लिखा भी है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा देखिएगा. कौन सा क्वेश्चन था? यस, क्वेश्चन नंबर 9. मैं भूल गया, आगे पीछे हो गया ज़रा सवाल. सवाल नंबर 9 है डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम. हाँ जी, इसी से इम्पल्स को डिफाइन कर देते हैं. हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी. फोर्स क्या है जी, इम्पल्स क्या है जी? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट इज एक्टिंग इज कॉल्ड एज इम्पल्स. इस टी को जब एफ से मल्टीप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आ गया? डेल्टा पी के इक्वल आ गया. सो यू विल से इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट इज एक्टिंग, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम में आने वाली तब्दीली को भी इम्पल्स कहा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 10 है जी. 2 more questions, then we will end up our discussion here. State the law of conservation of linear momentum. Pointing out the importance of isolated system, explain under certain conditions the law is useful even so the system is not completely isolated. लीजिए, इस सवाल के कुछ हिस्से हैं, उन हिस्सों को बारी बारी डिस्कस करते हैं. स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. पहली बात तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर एक कंप्लीट फुल फ्लेज डिटेल डिस्कशन 4-5 लेक्चर पीछे पड़ी हुई है. तो अब अगर तो अवेलेबल हुआ लेक्चर तो वो दोबारा देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपने देखी हुई है, वो सुनी हुई है, उसको जहन में रखें. और फिर उसके बाद इसी सवाल का अगला हिस्सा है पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कम्प्लीटली तौर पे फुलफिल आइसोलेटेड सिस्टम में होता है. यानी कि जब तक सिस्टम आइसोलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो फुलफिल होगा, वो अप्लाई होगा, ये तो होगा. और फिर उसके बाद कहता है कि even explain why under certain conditions the law is useful even though the system is not completely isolated. हाँ, जब सिस्टम आइसोलेटेड नहीं होता तब इस लॉ की क्या सिग्निफिकेंस है? इस लॉ की सिग्निफिकेंस तब भी आपने वो स्नूकर या ब्लेड बॉल खेलते हुए देखी है. ब्लेड बॉल खेलते हुए क्या सिस्टम आइसोलेटेड होता है? नहीं. बॉल्स के नीचे लगी हुई घास जो वो दैट कारपेट जो है दैट प्रोड्यूस फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन मौजूद है वहाँ पे. सिस्टम इज़ नॉट आइसोलेटेड. सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है. इन दैट सिचुएशन, इन दैट केस सिस्टम इज़ नॉट आइसोलेटेड, मगर स्टिल समहाउ किसी हद तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, वैलिड है किसी हद तक. यानी कि मोमेंटम सारे का सारा तो कंजर्व नहीं रहेगा, मगर वही फिनोमिना, वही प्रिंसिपल होगा कि पिछला बॉल जब अगले को टकराएगा तो अगले को अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा, मगर उस कोलिजन में कुछ ना कुछ एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड साउंड वेस्ट हो जाएगी क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 11 इज 11, हाँ जी 11. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन. आई हैव डिस्कस्ड इट. इलास्टिक कोलिजन बोले तो ऐसी कोलिजन जिसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहें, वेस्ट ना हो. अनइलास्टिक जिसमें एनर्जी और मोमेंटम वेस्ट हो जाए, कंजर्व ना रहे. एक्सप्लेन हाउ अ बाउंसिंग बॉल विल बिहेव इन ईच केस. बताया था बाउंसिंग बॉल, थप्पा खा के उछलने वाला बॉल, अगर यहाँ से एक बॉल को छोड़ रहा हूँ तो नीचे लगेगा, टकराएगा, टकरा के अगर वापस इसी हाइट तक आ गया तो इसका मतलब है एनर्जी वेस्ट नहीं हुई. तो ये कौन सी कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है. तो अगर यहाँ से छोड़ूँ, थप्पा खा के वापस यहाँ तक ना आए, इसे नीचे आए, दैट मीन्स ये कौन सी कोलिजन है? इसमें एनर्जी वेस्ट हो गई है. दैट कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन. एक्सप्लेन हाउ अ बाउंसिंग बॉल वुड बिहेव इन ईच केस हो गया. गिव plausible reason for the fact that kinetic energy is not conserved in most cases. काइनेटिक एनर्जी के ज़ाया होने की एक ही वजह है इस कायनात में, और वो वजह ये है फ्रिक्शन, एरोडाइनामिक फोर्स.
हवा की रगड़ की वजह से काइनेटिक एनर्जी का बेशतर हिस्सा ज़ाया हो जाता है। हवा की रगड़ को, एयर फ्रिक्शन को ओवरकम करते हुए बेशतर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का ज़ाया होता है। देन लेट्स डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन। हम पिछले 3 लेक्चर्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पे बात कर रहे हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने किया, ये आपके पास यकीनन मौजूद होगा। शो दैट 12वें सवाल है, शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया कि मैक्सिमम रेंज कब आती है, 45 डिग्री पे आती है, शायद नहीं हुआ, मिटा दिया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये किया था। तो ये जो 12वां सवाल है इसको मार कर लें, ये बजाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे? प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन 1 नंबर आपका, 1 नंबर टाइम ऑफ फ्लाइट का, 1 नंबर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, 3 नंबर होगा और 2 नंबर उस 45 डिग्री के प्रूफ का। और आखिरी सवाल है, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन द पाथ डज प्रोजेक्टाइल हैव इट्स मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड, ये भी बताया हुआ। मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे होती है और मैक्सिमम स्पीड टाइम ऑफ लॉन्च और टाइम ऑफ लैंड पे होती है। लो भाई 13 सवाल हमने कर लिए, बाकी आगे छोटे मोटे, चलो यार ये भी कर लेते हैं, ख़त्म करें ताकि हम कल नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल शुरू करें। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय द 4 आंसर्स, वन ऑफ विच इज़ करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। बड़ी मेहरबानी। व्हाट इज मीन बाय बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, अभी मैंने बताया था बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी क्या होती है। पहली ऑप्शन देखिए, द पाथ फॉलोड बाय द अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। ठीक है जी। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन। अगर 2 अजसाम 2 बॉडीज इलास्टिक कोलिजन करें तो क्या होगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम चेंज ना। बी ऑप्शन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, यस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। सी और डी ऑप्शन इखलाकी तौर पर पढ़ लेते हैं, द बॉडी कम्स टू रेस्ट, ज़रूरी नहीं है। द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज वायलेटेड, ना ये तो बिल्कुल नहीं होता। सो लिहाजा बी ऑप्शन इज द ओनली पॉसिबल और करेक्ट ऑप्शन। Numericals, inshallah, in the next lecture we will have a discussion on the numericals. 3 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे, या 3 से 4 15 numericals है, 3 से 4 लेक्चर्स में इसके numericals को फिनिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर से ऊपर ना जाए, हो सकता है 1 लेक्चर के ऊपर चला जाए, तो मैक्सिमम 4 मिनिमम 3 लेक्चर्स में numericals वाइंड अप हो जाएंगे इंशाल्लाह। आफ्टर अपकमिंग 3 और 4 लेक्चर्स वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4। हम अपना कदम जो है कदम आगे बढ़ा के चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपने सुना होगा और समझा भी होगा और उस पर अमल भी करेंगे। अमल से मुराद ये है उसे प्रैक्टिस भी करेंगे, याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, बिकॉज अदरवाइज लेक्चर्स हैव नो सिग्निफिकेंस, लेक्चर्स हैव नो वैल्यूज़ इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग, लेक्चर्स आर यूजलेस। टीचर की सिर्फ अकेली मेहनत 30% है, मगर वो 30% मेहनत अगर बच्चे की मेहनत के साथ हाइब्रिड हो जाए, मिल जाए, कंबाइन कर जाए, तो वो 100% रिजल्ट अचीव हो सकते हैं। बट इट ऑल मैटर्स इफ़ यू वर्क हार्ड। ताली एक हाथ से नहीं बचती। लें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।